क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है संकल्पना और कौन सा चैप्टर पढ़ना है? चलो ठीक है, हम आपको बता देते हैं प्राचीन कालीन शिक्षा के बारे में। तो हम अगर प्राचीन कालीन शिक्षा के बारे में देखें, हमें थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। प्राचीन कालीन शिक्षा में हमने क्या देखा कि जो प्राचीन काल की शिक्षा थी वो किस पर आधारित थी? गुरुकुल पद्धति पर आधारित थी, ठीक है। पहले कैसी शिक्षा दी जाती थी? ओरली शिक्षा दी जाती थी। अगर हम बात करें तो कैसी होती थी? मौखिक शिक्षा होती थी। अगर आपने देखा है, हमने पहले भी जो पढ़ा हुआ है, हम उसमें देखे तो ऋग्वेद मतलब वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ऐसे साहित्य जो कैसे लिखे गए हैं? सुनकर लिखे गए हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम क्या करते हैं? सुनते हैं और उनको क्या करते हैं? सुनकर लिखते हैं। यहाँ पर क्या थी? गुरुकुल पद्धति। गुरुकुल पद्धति क्या है? जब कोई जो स्टूडेंट होता है वो अपने शिक्षक के साथ बैठकर क्या करता है? उनके आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करता है और क्या करता है? वहीं रहता है और अपने संपूर्ण जो भी कार्य हैं, जैसे कि अभी भी गुरुकुल सिस्टम चलता है, तो क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि गुरुकुल में जो प्रवेश था, अभी जस्ट आपको नॉर्मल बता रहे हैं, फिर सारे पॉइंट के अकॉर्डिंग बता देंगे। अगर हम देखें कि जो गुरुकुल में प्रवेश था वो उसकी आयु क्या होती थी, तो अपन देखेंगे कि 15 से 16 वर्ष की आयु में प्रवेश माना जाता था, ठीक है। और अगर इसी के साथ बात करें तो किस संस्कार के बाद उनको वहां पे गुरुकुल में प्रवेश का अधिकार था? उपनयन संस्कार के पश्चात अपन क्या करते थे? गुरुकुल में प्रवेश लेते थे। और अगर उसी के साथ हम बात करते हैं कि जब जो हमारा समापवर्तन जो हमने आपको संस्कार बताया था, उसके बाद क्या होता था? गुरुकुल से आप अपने घर जाते थे और आपको स्नातक की उपाधि मिल जाया करती थी। अगर हम बात करें तो स्नातक की उपाधि कैसे मिलती थी? अलग अलग जो आपके गुरु होते थे या अलग अलग जो टीचर्स होते थे वो क्या करते थे? आपसे क्वेश्चन पूछते थे मौखिक, और क्वेश्चन पूछने के साथ वो क्या करते थे? आपको ये कहते थे कि आप पास हो गए। ना तो कोई ऐसी भौतिक चीज थी कि जिससे आपको क्या हो कि आपको डिग्री दे दी गई, है ना। डिग्री पद्धति नहीं थी। मैं आपको बताऊंगी, जैसे अपन ने मेंस में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग भी बताऊंगी। तो कोई ऐसी डिग्री या ये नहीं दिया जाता था। क्या होता था कि सारे टीचर्स आपसे क्वेश्चन पूछते थे और आपको एक एक करके आंसर देना होता था। लेकिन उससे डिसाइड नहीं होता था कि आप स्नातक हो गए हो, है ना। डिसाइड कैसे होता था कि जो आप टीचर आपको कंटिन्यू रोज पढ़ाता था या जिसके आप क्या थे? शिष्य थे, वो आपको बताता था कि आपको कैसे पढ़ना, मतलब आपको डिग्री दी जाए या फिर आपको डिग्री ना दी जाए, ठीक है। जैसे कि रोज मैं क्लास लेती हूँ, है ना। अब एक दिन मैं सोचूं कि अगर मैं क्लास किसी और को क्या करूं? एंगेज कर दूं। तो अगर आप बोलो कि वो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर मेरी हिस्ट्री की क्लास है ना, अब द्विवेदी सर भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राजकुमार सर भी है, नितिन सर भी, सारे टीचर्स आपसे क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि आपकी खूबी क्या है, तो इसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा कि कौन अच्छा है या कौन ब्रिलियंट है? तो कौन उसका डिसीजन कौन देगा? मैं दूंगी, है ना। तो उस टाइम भी क्या होता था? ऐसे ही होता था। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर वैदिक काल की बात करें या फिर प्राचीन काल की बात करें तो शिक्षा को क्या बोला गया है? तीसरा नेत्र बोला गया है, ठीक है। फिर अगर हम इनके उद्देश्य देखें तो उद्देश्य क्या होंगे? जो हमारी प्राचीन कालीन शिक्षा थी, हमारी वैदिक काल, हमारा ऋग्वैदिक काल, है ना, उसके साथ ही अगर हम देखें तो हमारा महाजनपद काल या फिर हमारा अगर इसके बाद आएंगे तो कौन सा? मौर्य काल। इन कालों में जो हमारी शिक्षा थी वो कैसी थी? श्रुति साहित्य पे आधारित थी। और अगर हम बात करें तो जो यहाँ की शिक्षा पद्धति थी वो कैसे? आश्रम में या गुरुकुलों में रहकर इनको ग्रहण किया जाता था, ठीक है। अब हम उद्देश्य की बात कर रहे थे। उद्देश्य में क्या था? इस टाइम पे ना एकदम माहौल नहीं बन पाता ना दोनों के उसमें। उद्देश्य क्या था इस टाइम पे? उद्देश्य क्या है? किसी को एग्जाम पास करना है तो किसी को क्या करना है? रैंक लेना है। उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे केवल आपको धर्म की शिक्षा दी जाती थी, आपके सर्विंग एंड विकास के लिए शिक्षा दी जाती थी, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ आपको राजनीतिक या सामाजिक संबंध कैसे रखने हैं या आपको समाज के साथ कैसे संबंध रखने हैं, इसकी शिक्षा दी जाती थी। और अगर हम साथ ही बात करते हैं तो आपकी संस्कृति की रक्षा के लिए क्या दी जाती थी? शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। फिर हम देखें कि इसका मैं आपको लिख के बता देती हूँ, बिना लिखे ना जब बोलते हैं तो आपको समझ नहीं आता है। अरे यार, आप लोग का पंखा चल गया, आप लोग को चलाना है? चला रहने दो, सब कुछ चालू कर दी।
चलो हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, अरे यार इसमें कैसे ऐड करते थे, रोज रोज परेशान होते हैं, इस पे थीम क्यों नहीं आ रहा। हाँ अब आएगा, वो दोनों चीजें ऐड थी ना इसलिए हो गया था। चलो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि शिक्षा क्या थी, कब किस काल की बात कर रहे हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि प्राचीन काल में, ये आपको बता देते हैं क्योंकि सबसे पहले तो क्लियर करने की बात ये है, मैं सिलेबस पे नहीं बता पाई, सिलेबस रखा भी है हालांकि। तो अगर हम देखेंगे कि आपकी शिक्षा में जो हमें प्राचीन कालीन शिक्षा पढ़ना है, तो संकल्पना वाला आपका सेक्शन है, संकल्पना एवं विचार प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। तो ज्ञान परंपरा को हम कितने पार्ट्स में देख सकते हैं। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, हमारा वैदिक काल की शिक्षा। ठीक है, आप ही बताओगे, जितना आपने पढ़ लिया है ना आपको कुछ समझ में आ जाएगा। एक आएगी आपकी वैदिक कालीन शिक्षा। अगर हम भाग देखें तो हम कहां पर जाएंगे, हमारे शूद्र काल की शिक्षा। सूत्र काल आप लोग ने अभी पढ़ा है ना। सूत्र काल की बात क्या आएगा, बौद्ध या फिर महाजनपद काल की शिक्षा। यहाँ पे अपन बौद्ध ले लें, जैन ले लें और फिर क्या ले लें, महाजनपद काल ले लें। ठीक है, उसके बाद कौन सी शिक्षा आएगी आपकी, कौन सी आएगी, मौर्य कालीन शिक्षा में बात करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम एक और पॉइंट ले लेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ लिख दे रहे आगे, है ना। आगे क्या आएगा हमारा, गुप्त काल की बात करें या फिर गुप्तोत्तर काल की बात करें, और इसके साथ ही हम थोड़ा सा मध्यकालीन वाला भाग भी लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारा है प्राचीन काल से टच करता है। ठीक है, अगर हम वैदिक कालीन शिक्षा मानते हैं तो आपने देखा होगा, एक हमने ऋग्वैदिक काल की शिक्षा देखी थी, एक हमने उत्तर वैदिक काल की शिक्षा देखी थी। अगर हम ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्यतः किस पे, ऋग्वेद पे जोर दिया गया था, है ना। वहीं अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो हमारे जो इसके बाद जो वेद, ऋग्वेद के बाद जो आए थे सामवेद, अथर्ववेद, उनसे हम शिक्षा प्राप्त करते थे। भाई अगर हम सूत्र काल की बात करते हैं तो यहाँ पर किसका, वेदांग की बात की थी हमने। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं, 6वीं से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। वहीं अगर हम बौद्ध और जैन और महाजनपद काल की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार की शिक्षा हो गई थी, सिद्धांतवादी शिक्षाएं हो गई थी। हम देख के आए थे, अष्टांगिक मार्ग की बात की गई थी, आत्मा की बात की गई थी, या फिर क्या की गई थी, आध्यात्म की तरफ ले गए थे। मतलब कि कहीं ना कहीं वैदिक काल से लेके हम देखें मध्यकालीन तक जाते हैं, आधुनिक काल में क्या हुआ है, शिक्षा में लगातार क्या आया है, परिवर्तन आया है। वहीं अगर हम मौर्य काल पे जाते हैं या फिर हमारा गुप्त काल पे जाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक शिक्षा व्यवस्था स्थिर हो गई थी, इसके साथ ही ज्योतिष की शिक्षा दी जाने लगी थी। और अगर हम स्पेशली गुप्त काल में बात करें, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वर्ण काल की भी संज्ञा दी गई है। यहाँ पे हमने कई साइंटिस्टों के भी नाम पढ़े हैं, बरामिहिर का नाम पढ़ा होगा अपने यहाँ पे, है ना। तो क्या हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, साइंटिस्ट मतलब क्या हो गई, दर्शन की भी शिक्षा दी जाने लगी, और रिसर्च मतलब एक बात करें तो यहाँ पे क्या हो गई थी, खोज स्टार्ट हो गई थी, अनुसंधान या इनकी बात की जाने लगी थी। आपके पास इंस्ट्रूमेंट तो नहीं थे उस तरीके के, लेकिन फिर भी क्या करते थे, सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, है ना, सूर्य से चंद्रमा की दूरी या फिर शून्य की खोज, आर्यभट्ट जैसे नाम हम यहाँ पर लेने लगे थे। भाई अगर हम मध्यकाल में अगर हम बात करें तो मध्यकाल में क्या हुआ था, आपका मुस्लिम शिक्षा पर या मदरसों पर जोर दिया जाने लगा। ठीक है, ये क्या है, ये आपको ये देखना है कि आपको शिक्षा को आप किस तरीके से विभाजित कर सकते हो, या हम प्राचीन कालीन शिक्षा में कौन कौन से पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे अगला कि जो हमारी शिक्षा थी, पहले तो इसको क्या बोला गया है, अगर हम प्राचीन काल में या वैदिक काल में बोले तो इसको क्या बोला गया है, हमारी तीसरी आंख बोला गया है। भाई हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि इसके उद्देश्य क्या थे। तो हम उद्देश्य में देखेंगे कि मनुष्य का सर्वगुण विकास करना, ठीक है, समाज की राजनीति से कनेक्ट करने की शिक्षा देना। वही अगर हम बात करें तो हमारी संस्कृति को कैसे सुरक्षित रखना है, संस्कृति से कैसे कनेक्ट करना है उसकी शिक्षा देना, या फिर धर्म और आध्यात्म की शिक्षा देना। अपन देखना ना, वेद उपनिषदों की तो बात कर रहे हैं हम, है ना, तो किसकी, वेद या उपनिषद इस तरीके की बात कर रहे हैं। और हम अगर देखेंगे तो ये क्या करते थे, मानव के मानव से जो एक संबंध है उसके बारे में शिक्षा देते थे। अगर स्पेशली बात करें तो धर्म की शिक्षा दी जा रही थी। अगर आप वेद पढ़ रहे हो तो धर्म की शिक्षा दी जा रही है आपको, है ना। कर्म कांडों की भी शिक्षा आपको यहाँ पर दी गई।
यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा गया कि एक व्यक्ति पढ़ लिख कर क्या बनेगा, एक साइंटिस्ट बनेगा, एक डिप्टी कलेक्टर बनेगा। आपको कोई भौतिक जैसी कोई चीजें नहीं थी, क्योंकि हम सुनकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। यहाँ पर शिक्षा का स्वरूप कैसा था? स्वरूप की बात करें तो यहाँ पर मौखिक स्वरूप था। मौखिक से मतलब क्या है? ओरल शिक्षा दी जाती थी। गुरु केवल प्रवचन दिया करता था। जैसे मैं आपको प्रवचन देती हूँ तो आप लोग को नींद आने लगती है, इसलिए मैं बोलती हूँ, मैं लिख के बता देती हूँ। तो यहाँ पर क्या था? मौखिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। जब अगर हम देखें कि जब मतलब विद्यार्थियों को बहुत कम बोलने का या प्रश्न पूछने का था। जैसे आज होता है ना कि गुरु वहां स्टेज पे बैठ के प्रवचन देते रहते हैं, लोग सुनते हैं, उस तरीके की शिक्षा पद्धति थी। और क्या थी? यहाँ पर हम देखें तो गुरुकुल व्यवस्था थी। ठीक है। गुरु के समीप बैठकर या गुरु के जो स्थान है या गुरु ने अपना जो आश्रम बनाया हुआ है वहां बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे, वो व्यवस्था क्या थी? गुरुकुल व्यवस्था थी। अगर हम देखें तो हमें रामायण काल में भी गुरुकुल के बारे में सुनने में मिला है, और हमें महाभारत में भी क्या मिला है? गुरुकुल के बारे में सुनने के लिए मिला है। इसके साथ ही देखें तो श्री कृष्ण ने, अगर आपको पता हो तो संदीपनी आश्रम की बात आती है, जो भी किस काल का है? हमारा प्राचीन काल की बात चल रही। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी चाणक्य के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी, ये भी हमने सुना हुआ है। ठीक है। चलो आगे अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या थी। जो हमारी प्राचीन कालीन जो शिक्षा थी या फिर जो हमारा गुरुकुल में प्रवेश था उसकी व्यवस्था कैसी थी? वहां पे आप क्या करते थे? जब आप 14-15 की एज में होते हैं तब आप प्रवेश वहां पर कर पाते थे। ठीक है। प्रवेश कब करते थे? जब क्या होता था? आपका उपनयन संस्कार होता था। वही एक और नाम आएगा आपका समापवर्तन। समापवर्तन संस्कार में क्या होता था आपका? आपको समापवर्तन संस्कार अलग से पढ़ाया भी है कि जब आपने शिक्षा ग्रहण कर ली है उसके बाद आप घर जाओगे, है ना। घर जाने के बाद क्या होता था? आपको स्नान आदि करा के स्नातक की उपाधि दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? अलग अलग गुरु आपसे क्या करते हैं? स्नातक की उपाधि कब देते हैं? अलग अलग टीचर्स आपसे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने के बाद जो आपका मेन गुरु है जिसने आपको शिक्षा दी हुई है ना, लोग एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। अगर वो एक गुरु से दूसरे गुरु का अगर ग्रुप ज्वाइन करते थे या दूसरे गुरु के पास जाते थे, पतंजलि ने ऐसी जो विद्यार्थी हैं उनकी निंदा की है। अपन करते ना, इस कोचिंग में मजा नहीं आया दूसरी कोचिंग में चलेगा, दूसरी कोचिंग में मजा नहीं आया तीसरी कोचिंग में चलेगा। एक साल तो बच्चा यही करता रहता है ना। तो क्या होता था कि टीचर के अलग अलग जो सारे टीचर्स है वो अपने अपने क्या देते थे? रिव्यू देते थे। जैसे इंटरव्यू बोर्ड में देते हैं, सब अपने अपने रिव्यू देते हैं। और एक क्या करता था? फाइनल जो उनको जिसने पढ़ाया है वो क्या करता था? फाइनल रिव्यू दे देता था और फिर उनको स्नातक की उपाधि प्राप्त हो जाती थी। ये बात तो हमने कर ली प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था की। लेकिन अगर हम देखें तो इसके दोष क्या क्या थे, या प्राचीन कालीन शिक्षा जो व्यवस्था है इसके नकारात्मक अगर बात करें तो कौन कौन सी थी? केवल धर्म की बात कर रहे थे, लौकिक शिक्षा की तो बात ही नहीं थी। लौकिक मतलब कैसा? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे पॉइंट नहीं थे। आपको उद्योग या व्यापार जैसी शिक्षा नहीं दी जाती थी। आपका सर्वांगीण विकास तो किया जाता था, लेकिन आपको एक साइंटिस्ट या आपको एक बहुत बड़ा दर्शन शास्त्री नहीं बनाया जाता था। ये क्या था? इस टाइम की शिक्षा व्यवस्था के दोष थे। ठीक है। मतलब ओवरऑल पॉइंट हमको ये समझ में आया कि हमने प्राचीन कालीन शिक्षा में क्या क्या देखा। अगर मेन पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले क्या थी? मौखिक शिक्षा थी। अगर हम दूसरा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, तो प्रीलिम्स के हिसाब से यहाँ से क्या क्या फैक्ट बनेंगे हम उनके बारे में और आपको यही बताते हैं, फिर हमारी पीपीटी रीड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन बनेगा, अगर देखें तो शिक्षा किस प्रकार की थी? नॉर्मली पूछेंगे कि जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरीके की थी, तो मौखिक शिक्षा थी या फिर ओरल शिक्षा थी। अगर अपन विषय की बात करें तो यहाँ पर विषय क्या क्या थे? अगर विषय की बात करते हैं तो यहाँ पर वेद थे, उपनिषद थे, ठीक है, आरण्यक थे, आपके क्या थे? ब्राह्मण ग्रंथ थे और आपके वेदांग थे। इसके अलावा भी आपको चिकित्सा शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी, धनुर्विद्या की भी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है तो हम इनको क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे। वेद को हम डिटेल से पढ़ेंगे,
उपनिषद को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अरण्य क्या है, वेदांग क्या है, सूत्र सूक्तियां क्या है ना, स्मृति ग्रंथ क्या है, इन सारे के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आपने मेंस में ये पढ़ा हुआ है, फिर भी अपन क्या करेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब फैक्ट रटेंगे। ठीक है, आगे आपसे पूछा जाएगा गुरुकुल पद्धति कि अगर आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे कि इसके दो निम्नलिखित में से कौन सा, अगर डीप गया तो ऐसा आपसे इतने ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे नहीं। टॉपिक कहां से आएंगे, इसके केंद्र से आएंगे। केंद्रों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि तक्षशिला था, जो कि क्या है, हमारा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। ठीक है, आपको नालंदा से पूछा जाएगा। ठीक है, अगला आपको वल्लभी से पूछा जाएगा। ठीक, काशी आएगा, कांची आएगा, काशी आएगा, कांची आएगा। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आएगा। अब क्वेश्चन क्या आएंगे, अगर हम परंपरागत तरीके से बात करें तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। सीधा पूछा जाएगा कि जो तक्षशिला है ये कहां पर स्थापित है। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि चाणक्य ने कहां पर शिक्षा प्राप्त की है ना, पाणिनि ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, या हैंसन सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में आया था, या उसने कहां से शिक्षा ग्रहण की थी। इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, लेकिन आपको डिटेल पढ़ाना जरूरी था। इसके बाद आपका फैक्चुअल कहां से बनेगा, वेद से, उपनिषद से, अरण्यक से, ब्राह्मण ग्रंथ से और वेदांग से बनेगी। ठीक है, आगे जो फैक्चुअल जो भी आएगा पॉइंट उसको मैं आपको टिक करा दूंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अरे यार, कौन सी पीपीटी थी मेरी, चलो, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा एवं शिक्षा हमको क्या करना है, पढ़ना है। चलो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, शिक्षा का पाठ्यक्रम। शिक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे तो इसमें क्या थे, वेद थे हमारे, ब्राह्मण थे, अरण्यक थे, उपनिषद थे। ठीक है, उपनिषद को और क्या कहा जाता था, वेदांत कहा जाता था, क्योंकि ये जो है ये कब वेदों के अंत में जोड़े गए। वही अगर ब्राह्मण ज्ञान की बात करें तो ये क्यों बनाए गए थे, वेदों को भली भांति या अपने छोटे रूप में समझने के लिए इनको बनाया गया था। अरण्य क्या थे, वनों में लिखे जाने वाले ग्रंथों को हमने क्या क्या कहा है, अरण्यक कहा है ना। वेद होंगे तो वेदों के क्या होंगे, ब्राह्मण ग्रंथ भी होंगे, जो हमने कहा मीन्स में भी पढ़ा हुआ है, और हम क्या करेंगे, प्री में भी इनको केवल फैक्चुअल याद करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं वैदिक युग के प्रारंभ में शिक्षा मौखिक रूप में दी जाती थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। भाई अगली बात देखते हैं दर्शन, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, रामायण और महाभारत, व्याकरण, खगोल विद्या, मूर्तिकला, वैदक, पोत निर्माण कला आदि का भी क्या किया जाता था, अध्ययन किया जाता था। लेकिन कहाँ पर, सूत्र काल में। पोत निर्माण क्या है, जहाज। ठीक है, जहाज बनाने की बात की गई है। ये कब की बात कर रहे हैं हम, सूत्रकाल की बात कर रहे हैं। हमने देखा था सूत्रकाल में जब मेंस में पढ़ रहे थे कि वहां पे हमने क्या किया था, महाकाव्य काल की बात की थी, जहां पर रामायण और महाभारत की बात आई थी। वही अगर हम देखें तो रामायण की रचयिता कौन है और महाभारत की कौन है, महर्षि वेदव्यास। ठीक है, चलो वही हम देखें तो व्याकरण के कौन है, पाणिनि थे, जहां पर हमने मुनि त्रय की बात भी की थी, कात्यायन, पतंजलि और पाणिनि। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, वैदिक काल के बाद मंत्रों को याद करने के साथ साथ उनकी व्याख्या के ज्ञान पर भी साहस से सब। देखो पहले क्या होता था, पहले केवल मंत्रों को याद करना होता था, फिर क्या करना होता था, मंत्रों की व्याख्या करनी होती थी, मतलब मंत्रों को डिटेल रूप में पढ़ना होता था। जैसे आप करते हैं ना प्री में, पहले केवल फैक्ट रखते हो, फिर उनके व्याख्यात्मक रूप में कब पढ़ते हो, मीन्स में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तक्षशिला में वैदिक साहित्य के साथ साथ 18 शिल्पों की भी शिक्षा दी जाती थी। किसकी बात कर रहे हैं, तक्षशिला की। तक्षशिला कहाँ स्थित है ना, हमने किसमें, महाजनपद में देखा था। आगे बात करते हैं कि जो वात्स्यायन के कामसूत्र, ये आपसे बुक पूछी जाएगी। जो वात्स्यायन की कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है।
ठीक है, अब ये 64 के लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे सीधे लाइन देखो, हमें डिटेल क्यों पढ़ना होता है, क्योंकि हमसे कथन कारक के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे इस टॉपिक से, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय या अच्छा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं? कहाँ पे है? एक उज्जैन में स्थित है और एक कहाँ, बिहार में स्थित है। उज्जैन में है ना विक्रम विश्वविद्यालय के बारे में अपन पढ़ते हैं। चलो, ये क्या है, गुरुकुल पद्धति है, जिसमें हम क्या देखेंगे, सारे जो हमारे बच्चे हैं वो एक साथ बैठे हुए, और ये क्या है, गुरु बैठे हुए। यहाँ पे क्या होता था, मौखिक शिक्षा दी जाती थी, गुरु यहाँ पर बैठ के बोलते थे, और यहाँ पर क्या होता था, बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे। इसका फायदा क्या था, एक साथ बहुत सारे बच्चे क्या थे, ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, और इनमें क्या होता था, एक से आचरण विकसित होते थे। वहीं अगर हम बात देखें, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या था, बच्चे अपने डाउट क्लियर नहीं आसानी से कर पाते होंगे। पहली बात तो मौखिक थी, तो यहाँ पर अगर देखें तो एक वर्ड चलता है कि शिक्षक केंद्रित, और एक वर्ड होता है विद्यार्थी केंद्रित। ठीक है, जो शिक्षक केंद्रित व्यवस्था होती है उसमें ये होता है कि शिक्षक जो होता है वो सर्वस्व होता है, और विद्यार्थी को ज्यादा सवाल जवाब करने का अधिकार नहीं होता है। मतलब यहाँ पर एक हद तक सवाल जवाब कर सकता था, ऐसा नहीं है कि जैसे आप अभी क्वेश्चन पूछते हो, मैं आंसर देती हूँ, अब यहाँ पे आप देखो ना कितने विद्यार्थी बैठे, किस किस को आंसर देंगे। तो ये कैसी व्यवस्था थी, अगर इसको अगर अपन एक पॉइंट में बोले तो ये टीचर सेंटर्ड या फिर शिक्षक केंद्रित व्यवस्था थी। ठीक है, जब छात्र को प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, या फिर जब छात्र अपने डाउट क्लियर कर पाता है, या फिर जब टीचर केवल आदेश देता है, और जैसे मैं आपको आदेश दूंगी कि कल आपको ये क्वेश्चन पे रिसर्च करके आना है और आपको क्या करना है, इस पे आपकी थीसिस तैयार करनी है। तो ये कैसा है, जो हम देखें तो विद्यार्थी या स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। क्यों? क्योंकि टीचर ने केवल आदेश दिया है और विद्यार्थी ने उसका क्या किया है, पालन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी व्यवस्था थी, शिक्षक केंद्रित व्यवस्था थी। चलो आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि हम सबसे पहले देख लेंगे कि उपनिषदों में गुरुकुल के स्थान पर आचार्य कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपनिषदों में गुरुकुल को क्या कहा गया है, आपसे पूछा जाएगा, क्या कहा गया है, आचार्य कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ से जितने भी फैक्ट होंगे वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। ठीक है, उपनिषद में गुरुकुल को आचार्य कुल कहा गया है। कुल तो कुल ही है, गुरु को यहाँ पर आचार्य का, सरस्वती शिशु मंदिर में नहीं बोलते थे आचार्य जी। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, कृष्ण एवं बलराम ने उज्जैन में स्थित संदीपनी मुनि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त की। आपने देखा होगा अभी भी वहां पर स्थापित है मूर्तियां। तो आपसे पूछा जाएगा कि संदीपनी आश्रम कहाँ पर है, तो आप बताओगे कहाँ, उज्जैन में है। या फिर ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि कृष्ण और बलराम की शिक्षा का मुख्य केंद्र या कहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी, किस गुरुकुल से संबंधित थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम, उपनयन संस्कार गुरुकुल में शिक्षा का प्रारंभ। देखो ये दोनों वर्ड याद रखना, एक तो समापवर्तन और दूसरा उपनयन। उपनयन में क्या होता था, गुरुकुल में प्रवेश करते थे, इसमें क्या होता था, आपका मुंडन करवा के, तो जनेऊ धारण करके, और फिर क्या होता था, आपको शिक्षा के लिए भेजा जाता था बच्चों को, है ना। वही अगर हम समापवर्तन की बात करते हैं, तो समापवर्तन में क्या होता था कि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात क्या होता था, आप घर जाते थे, है ना, और प्रत्येक गुरु आपसे क्या करता था, क्वेश्चन पूछा करता था, फिर एक फाइनल डिसीजन देके आप अपने घर जाते हो, और फिर उसके बाद क्या होता है, आपको स्नातक की उपाधि दे दी जाती है। मतलब आपको ये दोनों वर्ड याद रखने हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम कि इनके अध्ययन की आयु क्या थी। प्राय अगर हम देखें तो कितनी आयु बताई गई है, 14 से 15 वर्ष। याद रखना, अगर आपको 8 से 10 दे दिया या 0 से 6 दे दिया जैसी अभी व्यवस्था है, या 6 से 14 दे दिया, तो वो अलग चीज रहेगी। यहाँ पर क्या थी, 14 से 15 वर्ष मतलब मुख्यतः जब एक विद्यार्थी की अच्छी आयु हो जाती थी कि वो गुरुकुल में रहने योग्य होता था। अब 3 साल के बच्चे का एडमिशन कर लो गुरुकुल में, कौन उनको नहला रहा, कौन खिला रहा, कौन पिला रहा, एक अलग से आया और लगानी पड़ती। तो एक अच्छी उम्र क्या होती थी, 14 से 15 वर्ष, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगली बात आती है कि किस तरीके की फीस पे की जाती थी। आज की तरह 50-50, 60-60 हजार, 1-1 लाख फीस पे नहीं होती थी। उस टाइम पे मुख्यतः जो शिक्षा होती थी वो निःशुल्क होती थी, लेकिन फिर भी
क्या होता था कि कुछ विद्यार्थी जो अच्छे घर से है वो क्या करते थे, कुछ ना कुछ दक्षिणा देते थे, है ना। गाय दान देना, भूमि, स्पेशली भूमि दान में दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? जब बच्चे वहां पर रह रहे हैं, देखो वैसे तो कोई भी शिक्षा बिना गुरु दक्षिणा के नहीं लेनी चाहिए, है ना, लेकिन क्या होता था कि अगर गुरु आपको वहां रख रहा है तो उसके खर्चे के लिए भी तो चाहिए ना, आपको खिला रहा है, पिला रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो अनाज की तो जरूरत पड़ेगी। तो किसी ने अनाज दान दे दिया, किसी ने अपनी अपनी श्रद्धा से दक्षिणा देते थे, और किसी को भी क्या होता था कि शुल्क नहीं दी जाती थी, और जो शुल्क लेता था ऐसे गुरुओं को योग्य नहीं माना जाता था, मतलब कि निःशुल्क व्यवस्था थी। आगे हम देखते हैं स्नातक में क्या होता था, आचार्यों द्वारा अंतिम स्वीकृति के पश्चात विद्यार्थियों को उपाधि दी जाती थी। मैंने आपको बताया क्या होता था, अलग अलग टीचर्स क्या करते थे, रिव्यू करते थे, 5 टीचर बैठ गए, ये एक क्वेश्चन पूछा, दूसरा पूछा, तीसरा पूछा, हम सब ने आपसे क्वेश्चन पूछा, अंतिम निर्णय किसने दिया, हिस्ट्री पे मैंने दे दिया, है ना, सर ने अपने सब्जेक्ट पे दे दिया, अगले सर ने अपने सब्जेक्ट पे दे दिया, ठीक है। तो ये क्या था, ऐसी उपाधि दी जाती थी। चलो आगे बात करते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र। पूरा नहीं आया, अरे आ गया था। चलो प्राचीन भारत में हम शिक्षा के प्रमुख केंद्र देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, तक्षशिला, ठीक है, भारत की प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यहीं से बन जाता है कि भारत में स्थापित सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, या सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था, तो कौन सा था, तक्षशिला था। कहां पर स्थित है, रावलपिंडी जिला में, पाकिस्तान में स्थित है। सबसे बड़ी बात, किन नदियों के मध्य स्थित है, सिंधु और झेलम नदी के मध्य इसको स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट यहां से बनता है कि इसको किस राजा का संरक्षण प्राप्त था, तो किसका था, आम्बिक जो है, जो राजा है, उसका संरक्षण क्या था, प्राप्त था। भाई हम आगे बात करते हैं, इसकी खोज किसने की है, 1863 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई है। क्या क्या फैक्ट देखा तक्षशिला से, सबसे पहले तो कहां स्थित है, क्या बात करेंगे, सबसे पहले कहां है, पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। किस राजा का इसको संरक्षण प्राप्त था, किसका था, आम्बिक का था। किन नदियों के उस पर है, कहां पर है, झेलम और सिंधु। अगर हम आगे बात करते हैं तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, इसका खोजकर्ता कौन है, कनिंघम है। देखो प्री के भी फैक्ट कवर हो गए, और मेंस का भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन गया। मतलब प्री और मेंस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये बात हमें समझ आ, ठीक है। चलो फिर हम देखते हैं, जॉन मर्सल ने यहाँ से धर्मराजी का या चिर स्तूप का पता लगाया था। यहाँ पर चिर स्तूप है या फिर क्या है, धर्मराजी का है। ये रहा आपका क्या, विश्वविद्यालय। फिर से फैक्ट देख लो, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। इसको संरक्षण किसका प्राप्त था, आम्बिक का संरक्षण प्राप्त था। वही इसकी खोजकर्ता कौन थे, अलेक्जेंडर थे, और कब, 1863 ईसा में इनने खोजा हुआ था। फैक्ट याद हो गई। चलो आगे देखते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पर जो प्रमुख पाठ्यक्रम था वो धनुर्विद्या का या फिर चिकित्सा शास्त्र का दिया जाता था। ये भी बात याद रखना, ठीक है। मतलब किसका, धनुर्विद्या का, मतलब कि धनुष बाण वाली जो अपनी विद्या होती है, शास्त्र होती है, उसका। और चिकित्सा शास्त्र का क्या दिया जाता था, यहाँ पर ज्ञान दिया जाता था। यहाँ के प्रमुख विद्यार्थी पूछे जाएंगे आपसे पूछा जाएगा कि पतंजलि ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, है ना। तो क्या होगा, जीवक हो गए, चरक हो गए, पाणिनि हो गए, पतंजलि हो गए, कात्यायन हो गए। देखो यहाँ से 3 तो आपको मुनित्राय में याद हो गए, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। आगे कौन बचे, जीवक और चरक, ये दोनों क्या थे, डॉक्टर थे, आपने देखा था। तो ये आपके किससे हो गए, चिकित्सा शास्त्र से हो गए, यहाँ पे याद हो गए। आगे कौन है, कौटिल्य और चंद्रगुप्त, ये दोनों साथ में याद कर लो, दोनों साथ से रिलेटेड थे। फिर क्या हो गया, प्रसेनजीत हो गए और वसुबंधु हो गए। बस इन दोनों को याद करना है। तो देखो कौन कौन हो गए, जीवक और चरक जो डॉक्टर हो गए, मुनित्रय हमें 3 याद हो गए, उसके बाद चाणक्य और साथ में कौन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, और फिर हमें वसुबंधु और प्रसेनजीत अलग से याद करना है, ठीक। फिर से देखो कौन कौन हो गए, धनुर्विद्या, पहले सबसे पहले देखो चिकित्सा शास्त्र के 2 हो गए, चरक। हालांकि पतंजलि भी उसी में आएंगे, लेकिन हम उनको मुनित्रय में देख लेंगे। फिर मुनित्रय में क्या हो गए,
और कात्यायन हो गए। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो कौटिल्य चंद्रगुप्त को एक साथ कर लेंगे और अगले हमारे बचेंगे कौन, प्रसेनजीत और हमारे क्या हो गए बसु बंधु। चलो आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा का अर्थ कमल देने वाला अर्थात ज्ञान देने वाला। ये सबसे विशाल तथा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महाविहार है। दोनों में कंफ्यूजन मत रखना। पहला कैसा है, सबसे प्राचीनतम या सबसे पहले स्थापित किया है। और अगर देखें कि सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या फिर सबसे फेमस कौन सा है, फेमस वर्ड याद कर लेंगे तो कौन है, नालंदा आएगा। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, 1861 में किसने की थी, कनिंघम ने। वहां पे कितने में की थी, 1863 में। ठीक, चलो ये सन गलत नहीं लग रहा, एक बार देख लेंगे, इसलिए क्योंकि 63 में किया तो फिर प्राचीनतम वो कैसे हुआ। चलो, बुद्धि की प्रमुख शिष्य सारिपुत्र की जन्मभूमि है, ये याद रखना, क्या, नालंदा। ठीक है, सारिपुत्र की जन्मभूमि क्या है, नालंदा है। नाली में क्या कर गई, सारी, सारी मतलब साली। थोड़ा याद रहेगा कि सारिपुत्र की जन्मभूमि है नालंदा। संस्थापक कौन है, कौन है संस्थापक, ठीक है, शक्रादित्य है। नालंदा के कौन है, शक्रादित्य है। और प्रमुख पुस्तकालय कौन सा है यहाँ पर, धर्मध्वज या धर्म यज्ञ है। और प्रमुख उद्यान है हस्तियान। इतना याद नहीं करना है आपको, बस इतना ही याद रखना है कि कहाँ पर अवस्थित है ना। अभी पीएससी इतना डिटेल नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत नया टॉपिक हुआ है और हो सकता है कि इससे क्वेश्चन ना भी आए। लेकिन आपसे नालंदा हो गया, विक्रमशिला, ये बहुत पुरानी है और वहां से चले आ रहे हैं। पहले भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनका फेवरेट क्वेश्चन था, हर साल पूछा करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई या कहाँ की गई। ठीक, तो आपसे पूछ सकते हैं कि नालंदा की सबसे पहले स्थापना किसने की है। उसके साथ ये भी पूछ सकते हैं नालंदा कहाँ पर स्थित है या फिर सबसे ज्यादा विख्यात कौन सा है। इतने क्वेश्चन बस बनेंगे। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग जितना चलेगा हम उतना ही पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। आगे देखते हैं हम नालंदा के बारे में। महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मतलब यहाँ पर बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, जिसको हमने आपको बताया था, एक होती है हीनयान, एक होती है महायान। अगर हम महायान की बात करें तो इसका क्या मतलब है, उत्कृष्ट से है। और दूसरी बात करते हैं कि क्या चाहते हैं, बुद्ध को देवता के रूप में पूजते हैं। और जो बुद्धि की जो नियम या सिद्धांत है उनमें क्या करते हैं, बदलाव के लिए क्या बदलाव के इच्छुक होते हैं या बदलाव करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसका, महायान शाखा की शिक्षा का केंद्र था। पाली भाषा का अध्ययन अनिवार्य था। पाली भाषा किसकी थी, बौद्धों की थी। ठीक है, मतलब बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र था। आगे बात करते हैं, विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय महाविहार था। यहाँ पर प्रसिद्ध आचार्य कौन से थे, चंद्रकीर्ति थे, वीरदेव थे, शीलभद्र इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, फिर शांत रक्षित थे, प्रभा मित्र थे, जिन मित्र थे, ये सब नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है, यहाँ से धर्मपाल पढ़ना है, धर्म कीर्ति पढ़ना है, वसुबंधु पढ़ना है और नागार्जुन पढ़ना है। कौन कौन थे, एक तो पढ़ लिया शीलभद्र, एक पढ़ लिया नागार्जुन, एक थे वसुबंधु, एक हो गया धर्म कीर्ति और धर्मपाल। ठीक है, बस इतना ही हमें देखना है। सर का भी लेक्चर है क्या, चलो अभी यहाँ से करवा देंगे फिर सर के लेक्चर, क्योंकि लेट हो जाते हैं शाम के लेक्चर। चलो यहाँ से हम क्या करेंगे, कल पढ़ लेंगे। हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हम ये देखा कि प्राचीन भारत की शिक्षा को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिर उसके बाद हमने देखा कि शिक्षा को तीसरी आंख कहा गया है। फिर हमने इसके बाद क्या देखा कि इसका उद्देश्य क्या था। फिर क्या देखा हमने, विशेषताएं देखी हमने, गुरुकुल पद्धति के बारे में देखा। हमने ये देखा कि इसकी क्या क्या दोष थे। फिर उसके बाद हमने जो यहाँ के प्रमुख केंद्र थे, केंद्रों के बारे में बात की। ठीक है, इसके आगे जो केंद्र केवल दो ही पढ़े, एक तक्षशिला एक नालंदा। कल हम कहाँ से पढ़ेंगे, हमारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय या फिर बल्लभी से, बल्लभी वाला। बल्लभी कहाँ पर है, गुजरात में। यहाँ पर जैन की संगति भी हुई थी, अगर आपको याद हो। ठीक है, अपन अभी पढ़ेंगे मेंस के चैप्टर में, आज तो लिया नहीं था मेंस के लेक्चर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन मंडे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, इसकी पीडीएफ जो होगी अब वो सर से बात करेगी, ग्रुप में डलवाना है या जहां भी होना। ठीक।